तो आज की मेजर न्यूज डील कर रही है बांग्लादेश क्रिकेटर्स के साथ, जो कि अब इंडियन सॉइल पर नहीं खेलना चाहते। उसके पीछे का रीजन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपकमिंग जो आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर अब क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर लेंगे। देन वेनेजुएला को लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हैं टाइम एंड अगेन सामने आते जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ यूएस के अटैक्स ही हुआ करते थे, बट अब क्या है कि मादुराव जो है उनकी वाइफ जो है यूएसए ने उनको अरेस्ट कर लिया है फॉर्मली। ठीक है, तो क्या पूरा का पूरा सिनारियो यहाँ पर चल रहा है। मेजर न्यूज जो आप देखोगे ना, आज आपके 4 से 5 आर्टिकल्स जो है वेनेजुएला के साथ ही डील करेंगे, उसमें आपको मल्टीपल चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो जियोपॉलिटिकली वेनेजुएला एंड कैरेबियन जो रीजन है बहुत ज्यादा अभी न्यूज में है, पिक्चर में है। नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स कैन बी क्रूशियल जियोपॉलिटिकली, क्योंकि अभी यह पता नहीं है कि वेनेजुएला को लेकर यूएस का एक्चुअली में टेक क्या है। ठीक है, डिस्कस करेंगे उसको। एंड फाइनली ऑलिव राइडली टर्टल्स को लेकर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 5 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो पहली न्यूज आपकी क्या कह रही है, सेंटर रिलैक्सेस नॉर्म्स फॉर स्टार्टअप्स टू गेट फंड्स फ्रॉम DSIR। ठीक है, तो अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है उसका 42nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ना स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया है, एक पॉलिसी निकाली थी अंडर DSIR ओनली। तो DSIR के अंडर एक कोई भी ऐसा स्टार्टअप, उसको अर्लियर क्या था 3 इयर्स के लिए एटलीस्ट सस्टेनेबल होना पड़ता था, एंड वो DSIR के अंडर अगर एनरोल्ड है, ठीक है, तो DSIR के साथ टच में भी है अगर, एंड ऐसा लगता था कि उनका जो स्टार्टअप है वो 3 साल तो टिक गया है, ठीक है, प्लस वो इनोवेटिव है एंड फ्यूचर रेडी है, ठीक है, एंड फ्यूचर में भी वो सस्टेन कर सकता है, तभी उनको लोन की या क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो DSIR के थ्रू जो गवर्नमेंट है 1 करोड़ तक का जो लोन है वो MSMEs को देती थी। अब इसमें ईज आउट करने के लिए सरकार ने क्या किया कि ये 3 साल जो है इसको खत्म कर दिया। ठीक है, कि कोई भी अब स्टार्टअप इजीली अंडर DSIR अगर वो एनरोल्ड है या DSIR के टच में भी है, सो इन दैट सिचुएशन वो क्या होगा, वो अब 1 करोड़ का क्रेडिट ले सकता है गवर्नमेंट से। ठीक है, बट अब इसमें सरकार चेक कैसे रखेगी, सरकार चेक रखेगी वाया बैलेंस शीट्स। ठीक है, तभी यहां पर एंड में एक लाइन दी गई है कि दे हैव टू मेंटेन द एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स लिंक टू टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी। ठीक है, सो अब मेजर न्यूज आपकी यहाँ पर सिर्फ यही कहती है कि DSIR के अंडर पहले 3 साल की रिक्वायरमेंट होती थी स्टार्टअप्स को, अब वो रिक्वायर्ड नहीं है। अब कोई भी स्टार्टअप अगर है वो 1 करोड़ तक का लोन ले सकता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट द थिंग इज कि उनको अपनी बैलेंस शीट्स क्लियर रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सिंपल सी ये न्यूज थी। तो क्वेश्चन क्या था, अब हमने न्यूज में देखा कि 42nd फाउंडेशन डे है, ठीक है, DSIR का, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, पहली स्टेटमेंट है, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिपार्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर काम नहीं करती है, दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो R&D वाली यूनिट जो इस्टेब्लिश की गई है दैट इज DSIR। ठीक है, तो अब इसको इस्टेब्लिश किया गया था 4 जनवरी 1985 को थ्रू अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। मतलब अब ये स्टैट्यूटरी, आप डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बोल सकते हो कि स्टैट्यूटरी यहाँ पर बनाई गई है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पर ये गैजेट के थ्रू बनाई गई थी। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट के थ्रू इसको पब्लिश करके प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के थ्रू DSIR को इस्टेब्लिश किया गया था। सो दैट इज अ डिफरेंस। देन नेक्स्ट है, राजनाथ सिंह टू कमीशन न्यू कोस्ट गार्ड शिप टुडे। ठीक है, नाम क्या है कोस्ट गार्ड शिप का, समुद्र प्रताप। 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स हैं, एक गोवा के अंदर अभी यहाँ पर की जाएगी कमीशन। तो अब इसका मेजर क्या काम रहेगा समुद्र प्रताप का, कि डिटेक्ट करे ऑयल स्पिल्स को। ऑयल स्पिल्स को डिटेक्ट करने के बाद कॉम्प्रिहेंसिवली ये वो ऑयल स्पिल्स को गैदर भी करेगा। ठीक है, कि जो भी रीजन के अंदर ऑयल स्पिल हुआ है ये उसको साफ भी करेगा। एंड पोल्यूशन रिस्पॉन्स ऑपरेशंस विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया एंड इवन के बियॉन्ड, अगर हाई सीज में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हाई प्रिसीजन ऑपरेशंस को, पोल्यूटेंट्स को कवर करने में। विस्कोसस ऑयल, विस्कस ऑयल क्या होता है कि विस्कोसिटी से रिलेटेड होता है कि उसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है, कैसे वो फैल गया है, कितना ज्यादा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो पानी है उसके अंदर सीपेज हुई है, ऑयल स्पिल अगर ऐसी सिचुएशन होती है, तो ये सारी चीजों को लेकर, कंटामिनेंट्स को लेकर सारा का सारा ये रेस्क्यू मिशन, क्योंकि रेस्क्यू ही हुआ काइंड ऑफ कि पानी को रेस्क्यू कर रहे हो, पूरा का पूरा जो आपका ऑयल स्पिल है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास समुद्र प्रताप है उसको कमीशन किया जाएगा। ठीक है, एनालाइज करेगा कंटामिनेंट्स को और सेपरेट करेगा ऑयल फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर। तो थोड़े से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में दी गई है कि 114.5 मीटर की
काफी लंबी है ये, 4200 टन वेसल है, एंड स्पीड आप देखो 22 नॉट्स की होगी इसकी मैक्सिमम, एंड्योरेंस है 6000 नॉटिकल माइल्स की, जो इनहांस कर रही है इंडियन कोस्ट गार्ड्स की पोल्यूशन रिस्पॉन्स को, फायर फाइटिंग सिचुएशन को भी, और मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को भी एट द सेम टाइम, क्योंकि सर्वेलेंस के लिए भी तो यूज तो होगी ना, सर्वेलेंस है। अब हर बार तो ऐसा है नहीं है कि पेट्रोलिंग पे कोई भी व्हीकल निकला, या इवन कि समुद्र प्रताप भी अगर पेट्रोलिंग पे कमीशन किया गया है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर्स के लिए यहाँ पर मिटिगेट करेंगे या डिजास्टर रिस्पॉन्स को ही देखेंगे, बट वो अब एक तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी एनहांस करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। देन कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ समुद्र प्रताप। पहली स्टेटमेंट कह रही है इट इज द लार्जेस्ट शिप इन द आईसीजी फ्लीट, ठीक है, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट। सेकेंड है पीसी वेसल इज द फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड शिप टू बी इक्विप्ड विद डायनामिक पोजिशनिंग कैपेबिलिटी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। आईसीजी फ्लीट की सबसे बड़ी शिप है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उनके पास सबसे बड़ी शिप की जो फ्लीट होगी वो यही है, समुद्र प्रताप ही है। सेकंड है कि डायनामिक पोजिशनल कैपेबिलिटी जो है, ऐसी पहली इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है या वेसल है जिसमें डायनामिक पोजिशनिंग कैपेबिलिटी है। अब डायनामिक पोजिशनिंग कैपेबिलिटी मीन्स कि जैसे अब पानी बहुत तेज होता है, कई बार वेव्स होती है ना तेज, कई बार विंड बहुत ज्यादा तेज होती है, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐसे सेंसर्स जो हैं जो कि इंडिजिनियसली लगाए गए हैं बनाकर, ठीक है, कि वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आसपास की सिचुएशन को एनालाइज करेगा एंड द बेस्ट सूटेड पोजीशन जो है ये उसको ले लेगा, ठीक है, ताकि शिप के डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इट कैन हैपन, वैसे ना ही हो, ठीक है, तो वो बेटर है, बट अगर ऐसी कोई पोजीशन आ भी जाती है कभी, समुद्र प्रताप इज केपेबल इनफ कि अकॉर्डिंग टू दैट वो अपनी पोजीशनिंग को चेंज कर सकता है एंड डील कर सकता है ऐसे सर्कमस्टांसेस के साथ। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ ये आपके ऑयल स्पिल से ज्यादा आपकी जो सिक्योरिटी है उसको, प्लस अब एक सिक्योर्ड वेसल की तरह ऑल टुगेदर ये काम करता है। देन आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्टर कॉल्स फॉर डीसिल्टिंग ऑफ सलाल रिजर्वॉयर टूवर्ड्स प्रोजेक्ट इन किश्तवाड़, ठीक है। तो अब दो यहाँ पर हमारे पास जेएंडके की जो यूनियन टेरिटरी है उसकी जब हम बात कर रहे हैं, दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अब एक सलाल है, ठीक है, सलाल के बाद है हमारा रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दोनों को ही यहाँ पर मैनेज करने के लिए आप देखो एनएचपीसी, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या इवन की आप कह सकते हो गवर्नमेंट एक एजेंसी है जो कि वाटर या इवन की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ डील करती है, मेजरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के साथ ये डील कर रही है। तो अगर हम सलाल डैम की बात करें, सलाल डैम ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है ना। तो अभी जब हमने अबेयंस में इंडस वाटर ट्रीटी रखी मिशन सिंदूर के बाद या ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, तो अब क्या है कि अब इसके पीछे का रीजन पानी का रोकने का, इंडिया ने एक तो चलो अबेयंस में रखी थी, रोक दी थी, अब उसके पीछे का रीजन ये भी है कि सरकार ने जो बोला था कि हमने पानी जो है सलाल डैम से रोका भी इसी वजह से है क्योंकि अब डीसिल्टिंग की प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, मतलब पानी रोक दिया था पाकिस्तान का इंडिया ने, है ना। तो अब उसमें डीसिल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, सिल्ट क्या होती है कि कोई भी रिवर अब आती है, माउंटेन रीजन से आती है, तो जो बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर हैं, वो टूटते 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 उनका पाउडर बन जाता है ना। तो एक तरह से फर्टाइल इन नेचर होता है, मोस्ट ऑफ द फर्टाइल काइंड ऑफ सॉइल यू कैन से, कि जिसमें प्लांटेशन इजीली कैरी आउट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कैरी आउट की जा सकती है। बट अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो हमारा रिवर का बेड है, अगर उसके नीचे वाले रीजन में आप देखो, ठीक है, वहां पर सिल्ट भरनी शुरू हो जाए तो क्या होगा, पानी जो है वो ऊपर राइज करेगा, ठीक है, पानी ऊपर राइज करता है, उससे फ्लडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इवन कि अगर आप यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वहां पर जो पानी का बहाव या जिस फोर्स से उस पानी को गिरना चाहिए वो नहीं गिर पाता है, ठीक है। सो अब उस बहुत सारी ऐसे मेजर टेक्निकलिटीज होती है जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है डीसिल्टिंग का वो कैरी आउट करना पड़ता है, तो उसकी यहाँ पर बात की गई। दूसरे यहाँ पर रातले प्रोजेक्ट की बात की गई कि वो उसका अभी आप कह सकते हो कि इनॉग्रेशन तो हो गया, ठीक है, बट अब मेजर मुद्दा यहाँ पर यही है पाकिस्तान को कि दे डू नॉट वांट कि चिनाब रीजन, ऑल्दो वे अगर हम देखें इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया कैन कैरी आउट सर्टेन थिंग्स विच इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑल्सो, है ना। तो रातले पावर प्लांट को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा मुद्दा जो है पाकिस्तान ने शुरू किया था। इसका मतलब मैं आपको क्यों ऐसे बोल रही हूँ, क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगी कि क्या उसके पीछे क्या एक्चुअली टेक्निकलिटी हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर मुद्दा जो है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर रातले प्रोजेक्ट के अंदर हुआ था, बट ऑल टुगेदर इंडिया के पास ही राइट है, तो इंडिया ने रातले प्रोजेक्ट जो है उसको वापस से शुरू किया है। प्लस उन्होंने ये कहा है कि जो वहाँ पे अब हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो इसको बेसिकली कैरी आउट कर रही है, मेंटेन इसको कौन करेगा, एनएचपीसी ही करेगा, बट जो कंपनी बना रही है इस पूरे के पूरे डैम को, तो प्रोसेस जो है वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। तो स्पेसिफिकली ना एक उन्होंने मुद्दा यहाँ पर रेज किया कि जो लोकल्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, लोकल पॉलिटिशियंस हैं, उनसे बहुत ज्यादा ना यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर आता है एंड बहुत ज्यादा धमकी भी दी जाती है वर्कर्स को टाइम एंड अगेन, बिकॉज दे डू नॉट want to
दे डू नॉट वांट द डेवलपमेंट टू हैपन। तो ये लोकल वहाँ पे चैलेंजेस जो है यूटी ऑफ जेएंडके के अंदर अभी तक देखने को मिल रहे हैं। तो इस पे सरकार एंड इवन के जो मिनिस्टर है उन्होंने यही चीज बोली है कि जो व्यक्ति अब सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड व्यक्ति होंगे, जिनका बैकग्राउंड चेक प्रॉपर तरीके से होगा, दोज हु आर इन द गुड बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट, सिर्फ उन्हीं को काम मिलेगा। जिनके बैकग्राउंड में हल्का सा भी आपको लग रहा है कि कुछ इलीगैलिटी जुड़ी हुई है, वी विल नॉट हायर देम। सीधी सी बात है कि इस पॉलिटिकल प्रेशर को हम नहीं झेलेंगे कि ये आसपास वाले रीजन की वजह से जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से डेवलपमेंट रुक रही है, इसको हम नहीं रुकने देंगे, डेवलपमेंट तो होकर ही रहेगी। ठीक है, तो अब क्या है, न्यूज आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है आपको। देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट कह रही है रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज अ रन ऑफ रिवर स्कीम। सेकेंड, रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन रिवर चिनाब इन डिस्ट्रिक्ट रियासी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर 1 इज ओनली करेक्ट। ठीक है, तो अब रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अ रन ऑफ रिवर स्कीम। ठीक है, रन ऑफ रिवर स्कीम इज द मेजर इशू जिस वजह से पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया इंडिया और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। अब जो प्रॉब्लम क्या है, रन ऑफ द रिवर मींस कि आप जो चेनाब रिवर है, चलो सेकंड स्टेटमेंट का मैं आपको बता देती हूँ। रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन रिवर चेनाब। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, यहाँ पर किश्तवाड़ पड़ती है, रियासी नहीं पड़ती। रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है सलाल डैम के केस में। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स जो है टाइम एंड अगेन न्यूज़पेपर में आते रहे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया आपको इसके बारे में होना चाहिए। ठीक है, सो अब ये मेजर इशू उन्होंने क्यों रेज किया कि रन ऑफ द रिवर स्कीम का मतलब क्या होता है कि जो आपको जैसे पानी आ रहा है ना, जैसे चेनाब का पानी आ रहा है, तो अब डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आइडली क्या होता है, या तो आप रिजर्वॉयर बनाओगे या विदाउट रिजर्वॉयर आप काम चलाते हो। विदाउट रिजर्वॉयर अगर आप काम चलाते हो तो उससे क्या होता है, डायरेक्टली पानी का बहाव ज्यादा होता है, टरबाइन घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट इस केस में चेनाब सिंस अब मेजर रिवर है, इतना ज्यादा उसका कंट्रोल नहीं किया जा सकता बहाव, है ना। प्लस अब मेजर जो है इंडस वाटर ट्रीटी को भी ध्यान में रखना था, तो क्या किया गया, चेनाब का पानी जो है वो हल्का सा डाइवर्ट किया गया। ठीक है, डाइवर्ट किया जाएगा अंडर दिस प्रोजेक्ट। तो उसके बाद यहाँ पर रिजर्वायर वाला सिस्टम नहीं है, जितना प्रेशर उनको चाहिए टरबाइंस को मूव करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, सिर्फ उतना ही पानी जो है वो अब एक हाइट से फॉल कराया जाएगा। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी टरबाइन वाले रीजन से, एंड उसके बाद उसको वापस से ही पानी को क्या कर दिया जाएगा, मेन जो रिवर है उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सो अब ये है रन ऑफ द रिवर स्कीम, सिंपल सी ये बात थी। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Then Olive Ridley deaths raise concern as new nesting seasons begin. तो न्यू नेस्टिंग सीजन में अगर आप देखोगे तो दिसंबर से मार्च के बीच में इनका जनरली ऑलिव राइडली टर्टल जो है इनका नेस्टिंग सीजन होता है। तो मास नेस्टिंग जो है ये करते हैं जो फीमेल्स हैं, ठीक है, ऑलिव राइडली टर्टल्स की। तो अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर कि अगर आप देखोगे कि जो साउथ इंडियन बीचेस एंड इवन आंध्रा के बीचेस है ना, वो एक क्रूशल नेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो अब यहाँ पर नेस्टिंग सीजन पीक पे है, जिस वजह से जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे दे वर हैप्पी विद इट। बट अगर आप देखो कि रिसेंटली 2-3 दिन से या इवन हफ्ते के पीछे से जो बहुत सारे ऐसे जो ऑलिव राइडली हैं टर्टल्स हैं, उनकी डेथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके पीछे का एक प्रोबेबल रीजन अभी पता नहीं लगा है, बट आइडिया यही लग रहा है कि अब जो जब भी कोस्ट के पास ही ऑलिव राइडली टर्टल्स पहुंच जाते हैं तो फिशिंग नेट्स के बीच में फंसने के बाद क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हर 40 से 45 मिनट्स के बाद इनको कोस्ट पे सांस लेने के लिए आना ही पड़ता है। सो अब क्या हो रहा है कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट यहाँ पर हिदायत जो है जारी की है, एंड इवन के कोलैबोरेशन कर रहे हैं विद वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, कि विद इन द 8 किलोमीटर जोन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड जहां पर अभी माइग्रेशन या इवन की जो नेस्टिंग सीजन है वो ऑनगोइंग है, तो वहां पर किसी भी तरीके से फिशिंग विद इन द 8 किलोमीटर्स की जो डायमीटर है वहां पर नहीं कंडक्ट कराई जाएगी, या अलॉन्ग द कोस्ट कहीं पर भी कंडक्ट नहीं होगी। तो ऐसी तरीके से अगर आप फिशिंग कर भी रहे हो, फिशिंग नेट में फंस भी रहे हो, फंस भी रहा है अगर ऑलिव राइडली टर्टल, तो उस वजह से दे कैन लूज देयर लाइफ। तो अब एनवायरमेंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना, स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि IUCN की अगर आप रेड लिस्ट यहाँ पर बात करो तो वल्नरेबल सेक्शन के अंडर ये फॉल करते हैं। तो इलीगल ऐसी फिशिंग को यहाँ पर करार दिया जाएगा एंड द रिक्विजिट एक्शन विल बी टेकन। ठीक है, तो इसी तरीके से अब प्रोटेक्शन या इवन कि आप एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज या कंजर्वेशन की बात कर रहे हो, वो कैरी आउट की जाएगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सिंपल सी आपकी न्यूज थी। दिसंबर से अप्रैल तक ये अब ये हिदायत जारी कर दी गई है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कंसिडर द फॉलोइंग कि द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, सेकंड एरिबाडा, थर्ड हर्बीवोर्स, Mexico is the largest mass nesting site. Which of the above is correct regarding olive ridley turtles? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए। 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सी टर्टल्स अराउंड इन द वर्ल्ड है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी WWE से ही ली गई है कि ऑलिव राइडली आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड।
वार्म वाटर्स में ही जनरली ये सस्टेन करते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपकी इस वजह से करेक्ट है। देन एरिबाडा, एरिबाडा का क्या मतलब होता है? मास नेस्टिंग जो है ना, मास नेस्टिंग जो फीमेल्स करती हैं हैच को, जो एग्स हैं उनको ले करती हैं, एंड हैच होने से पहले वो वापस से कोस्ट पे रिटर्न कर जाती हैं, उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने अपने एग्स को ले किया था। ठीक है, इसको ऑल टुगेदर मास जो लेइंग ऑफ द एग्स होता है इसको अरिबाडा बोलते हैं। ठीक है, कि मास नेस्टिंग कॉल्ड अरिबाडा। ठीक है, सेकंड आपकी स्टेटमेंट तब करेक्ट हो जाती है। तीसरी चीज आपकी यहाँ पर क्या थी? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से नहीं हो सकते, तो बिल्कुल जनरल नॉलेज थी। ठीक है, कार्निवोर्स होते हैं ये। ठीक है, कार्निवोर्स के अंदर भी अगर आप देखो जेलीफिश हो गई, मोलस्क हो गई, उनके ऊपर यहाँ पर ज्यादातर डिपेंड करते हैं फॉर देयर, दे आर कार्निवोर्स एंड फीड मेनली ऑन जेलीफिश, श्रिम्प, स्नेल्स, क्रैब्स, मोलस्क एंड अ वैरायटी ऑफ फिश एंड देयर एग्स। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट इस वजह से आपकी इनकरेक्ट है। चौथी है मेक्सिको इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट, वो नहीं है। कोस्ट ऑफ ओडिशा इज द इन इंडिया इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव राइडली, फॉलोड बाय कोस्ट ऑफ मेक्सिको एंड कोस्टा रिका। तो टॉप 3 जगहें आपको यहाँ पर पता लग गई, ओडिशा, या इवन कि अगर आप कह सकते हो थोड़े से ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोस्ट ऑफ इंडिया फॉलोड बाय मेक्सिको एंड देन कोस्टा रिका। ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट जगहें हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑलिव राइडली टर्टल। सो जब मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगी, आई हाईली सजेस्ट कि आप एक बार ना इसमें से मेजर पॉइंटर्स निकाल लो, एंड ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इसके बारे में भी एक बार कंजर्वेशन से रिलेटेड, सिंस ऑलिव राइडली टर्टल मैं मान सकती हूँ कि यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि कंजर्वेशन प्लस अब कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं पिछले 2 या 3 पेपर्स के अंदर, तो एक बार इसको भी गो थ्रू कर लेना। Then China's 4 global initiatives foreground a people-centered approach for peace. So अब चाइना ने ना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस साल 4 ऐसे इनिशिएटिव जो कि ग्लोबल गवर्नेंस के साथ डील करते हैं वो रिलीज किए। ठीक है, जिसके बेसिस पे वो चाहते हैं कि वर्ल्ड शुड ऑपरेट, एंड ये एक मैक्सिमम आप कह सकते हो स्ट्रेंथ एंड पीपल सेंट्रिक अप्रोच को यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, तो वो कौन से ऐसे 4 इनिशिएटिव है? ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, ऑल टुगेदर इसको बोला जाता है। कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है 4 ग्लोबल इनिशिएटिव्स के? ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव एंड जीजीआई, ऑल टुगेदर इसको बोला जाता है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो सबसे पहले ईच ऑफ द 4 इनिशिएटिव्स अपना खुद का फोकस है इन चारों के चारों का। ठीक है, जिसमें प्रोस्पेरिटी थ्रू शेयर्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए, एंड स्टेबिलिटी हो थ्रू कॉमन सिक्योरिटी, और एनहांस करना म्यूचुअल ट्रस्ट को थ्रू म्यूचुअल लर्निंग अमंग्स द सिविलाइजेशंस, एंड परस्यूइंग ग्रेटर कॉमन गुड थ्रू इंप्रूव्ड गवर्नेंस। कि गवर्नेंस इंप्रूव्ड हो, लोगों की बात सुनी जाए, एंड गवर्नेंस के अकॉर्डिंगली लोग का ही डेवलपमेंट हो, एंड जो शेयर्ड सिविलाइजेशन हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन है, इंडिया की सिविलाइजेशन रही, इजिप्ट की सिविलाइजेशन रही, ये मेजर सिविलाइजेशन जो है, ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच, इन सबको अपना कल्चरल जो बैरियर है उसको मेंटेन करते हुए आपस में ग्रो करना चाहिए। मतलब जो हम जनरली नॉलेज ट्रांसफर बोलते हैं ना, तो इस तरीके से वो कल्चरल ट्रांसफर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब एक ओपन, इंक्लूसिव, क्लीन एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड फॉर लॉन्गर लास्टिंग पीस की बात करता है, यूनिवर्सल सिक्योरिटी की बात करता है, एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की भी बात करता है, ताकि एक क्लियर स्ट्रेटेजिक गाइडेंस फॉर बिल्डिंग अ कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर फॉर ह्यूमैनिटी मेंटेन किया जा सके। क्या है अब ये? ह्यूमैनिटी के साथ एज अ होल ये अब सिटीजन्स की बात करता है, गवर्नेंस बेटर होनी चाहिए उसकी बात करता है, नीड्स क्या क्या है इंडिविजुअल्स की, वो 4 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दी है। तो यही 4 इनिशिएटिव्स के बेसिस पे वो चाहते हैं कि सिटीजन्स की ग्रोथ हो, वर्ल्ड टुगेदर एज अ नेशन, या वर्ल्ड टुगेदर एज डिफरेंट नेशंस आल्सो एज अ कम्युनिटी ग्रो करे। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात की जा रही है, तो जीडीआई की सबसे पहले बात की जा रही है कि वो क्लियरली एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच को बताता है। ठीक है, तो जीडीआई जनरली मीन्स कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यहाँ पर इंप्रूव करना लोगों की लाइवलीहुड्स को, डेवलपमेंट करना, प्रोटेक्ट करना उनके ह्यूमन राइट्स को, एंड एम करना, इंश्योर करना कि जो डेवलपमेंट है फॉर द पीपल है, एंड रिलाइज टू द पीपल, एंड दैट फ्रूट्स आर शेयर्ड बाय द पीपल एट एन इक्विवेलेंट लेवल, ताकि वो अचीव कर सके बेटर ऑलराउंड डेवलपमेंट इन देयर लाइफ। ठीक है, अब विदाउट पीस एंड स्टेबल एनवायरनमेंट, क्योंकि अब जियोपॉलिटिकली बहुत सारी चीजें ऐसी एक्टिव हैं कि अगर स्टेबिलिटी है एक रीजन की नहीं होगी, तो एक रीजन का जहां पर अब इनस्टेबल या अनस्टेबल कंडीशंस हैं, वहां पर ग्रोथ जो है एज कंपेयर टू स्टेबल नेशन कम होगी। ठीक है, तो दे आर सेइंग कि ऐसे अनस्टेबल रीजन के अंदर भी आप वर्ल्ड टुगेदर एज अ कम्युनिटी को अगर ले डाउन करते हो तो उनकी डेवलपमेंट हो सकती है, की जा सकती है। पीपल की वेलबींग कैन नॉट बी गारंटीड इन सच रीजन जहां पर इंस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो जीएसआई जो है एम्फेसाइज करता है कि डिफरेंसेस, डिस्प्यूट्स कंट्रीज के वो डायलॉग एंड कंसल्टेशन के थ्रू बाय पीसफुल मीन्स ही कैरी आउट किए जाने चाहिए, एंड रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए डेवलपमेंट पाथ एंड सोसाइटल सिस्टम्स को, ताकि इंडिपेंडेंटली हर एक कंट्री फंक्शन कर सके। एंड द पर्पस इज कि इंश्योर करना हर एक कंट्री एक जॉय एंड एक पीसफुल एंड स्टेबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एग्जिस्ट करे, ताकि जो लोग हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इवन इफ दे वांट टू लिव एंड वर्क
दैट लिविंग एंड दैट वर्किंग शुड बी इन पीसफुल एंड इन अ कंटेंट एनवायरमेंट, ठीक है, एंड फ्लरिशिंग द गार्डन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। उन्होंने बोला कि डिग्निटी हर एक नेशन की, हर एक इंडिविजुअल की, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, एंड हर वैल्यू जो सिविलाइजेशन है वो इनकलकेट करती है उसको भी रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। एंड जो GCI है दैट कॉल्स फॉर कॉमन वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सपोर्ट्स पीपल ऑफ देयर कंट्रीज टू अचीव देयर शेयर्ड परस्यूट ऑफ पीस, डेवलपमेंट, फेयरनेस, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम थ्रू देयर ओन चॉइसेस। कि हर एक सिविलाइजेशन के अंदर फ्रीडम का मतलब तो फ्रीडम है, इक्वालिटी का मतलब तो इक्वालिटी है, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। उसके इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे आपको इस तरीके से काम करना चाहिए कि हर एक सिविलाइजेशन जो है वो अपने आप को अपहोल्ड भी कर रही है, बट दूसरी सिविलाइजेशन के साथ पीसफुल तरीके से भी रह रही है। कि पीपल ऑफ द ऑल कंट्रीज वो फंडामेंटल पार्टिसिपेंट एंड बेनिफिशरीज होने चाहिए ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है तभी वाइड स्प्रेड सपोर्ट एंड पब्लिक कंसेंट ले सकती है जब अब इंप्रूवमेंट किसके ऊपर की जाए, पीपल की वेलनेस विद अ ग्रेट सेंस ऑफ अगर गेन हो सकती है। अगर मुझे लग रहा है किसी कंट्री के अंदर गवर्नेंस बेटर है तो मैं तो वहां जाकर शिफ्ट होना शुरू करूंगी। वन ऑफ द मेजर रीजंस कि माइग्रेशन जो है अब दुबई के अंदर हो रही है, क्यों? क्योंकि पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस है, वहां पर टैक्सेस जो है बिल्कुल जीरो है ना, एंड इवन कि वहां पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम है, तो लोग वहां पर जाकर शिफ्ट हो ही रहे हैं ना, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो वो माइग्रेशन क्यों हो रही है? क्योंकि गवर्नेंस जो है उस तरीके से यहाँ पर कैरी आउट की जा रही है, लोगों की बात सुनी जाती है, इक्वल तरीके से सबको ट्रीट किया जाता है, दैट इज देयर सिविलाइजेशन जो कि वो शेयर कर रहे हैं अलॉन्ग द वर्ल्ड, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने ये बात बोली कि GGI एक्सप्लिसिटली पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करता है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए एंड इस तरीके से इंप्रूव किया जाना चाहिए कि पार्टिसिपेशन जो है लोगों की तरफ से वो खुद से ही बढ़े, वो खुद से इनिशिएटिव लेने को आगे बढ़े। अब जैसे एक सपोज सिचुएशन इंडिया की अगर हम बात करते हैं ना, कि अब ये जगह जगह की बात कर रही हूँ मैं, नॉट एग्जैक्टली सेम इंडिया की, यहाँ पर पूरे इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, सर्टेन इंस्टेंसेस की बात कर रही हूँ कि एक रोड एक्सीडेंट होता है, ठीक है, कहीं पे तो लोग रुक जाते हैं हेल्प करने के लिए, कहीं पे लोग हेल्प नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको ही ना फंसाया जाए केस के अंदर, है ना। ऐसी अप्रोचेस जो है वो चलती हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर खत्म करना चाहिए कि इनिशिएटिव लेना चाहते हैं लोग तभी क्योंकि आपकी सरकार फेवर में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि अब नए फाइनेंशियल चैनल्स ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, प्रमोटिंग ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस, एडवांसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चाइना जो है एक तरह से लीडिंग पोजीशन पे है इस टाइम पे, क्यों? क्योंकि उनकी R&D बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने ये चीज बोली कि चाइना ने एक लीड ली है ड्राइविंग द गवर्नेंस रिफॉर्म व्हेन इट कम्स टू एरियाज जहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, क्लाइमेट चेंज हो गया, ट्रेड हो गया, फुली रिफ्लेक्टिंग अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच। तो जो ट्रेडिशनल चाइनीज वैल्यूज हैं, इट इज बिलीव दैट द पीपल आर द फाउंडेशन ऑफ अ कंट्री, एंड जब लोग ही खुश नहीं होंगे तब तक हम एक अच्छी गवर्नेंस नहीं लेकर आ सकते। तो लोगों को ही लीड लेकर यहाँ पर क्या करना है, गुड लाइफ जीनी है ताकि उनकी कंट्री एज अ होल थ्राइव कर सके, ठीक है। एंड जो वैल्यूज हैं दे शेप टुडेज चाइना, जो कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, जो रिस्पॉन्ड करती है पीपल के कंसर्न्स एंड परसूज द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज। चाइना की मॉडर्नाइजेशन फॉर्मली पीपल सेंट्रिक है एंड ग्लोबल पब्लिक गुड्स जो चाइना प्रोवाइड करता है आर लाइकवाइज फोकस्ड ऑन पीपल, ताकि मैक्सिमम मास उसको कंज्यूम कर सके। इंडिया के केस में वो चीज ट्रू भी है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स थ्रू देयर नीड्स, तो ये प्रिसाइजली ये बोलता है कि इमोशनल एंड वैल्यू बेस्ड फाउंडेशन आपको रखनी चाहिए अपॉन विच 4 ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैव रिसीव्ड ब्रॉड कैटेगराइजेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आपकी न्यूज क्या कह रही है कि बांग्लादेश विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया फॉर T20 वर्ल्ड कप ओवर सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो अभी जो मेन T20 वर्ल्ड कप इंडिया एंड श्रीलंका को होस्ट करने वाले थे, तो उसके अकॉर्डिंगली 20 मैचेस जो हैं वो ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर यहाँ पर होने थे, बाकी मैचेस जो है वो इंडिया के अंदर होने थे। एंड आउट ऑफ दोज 20 मैचेस इंडिया और पाकिस्तान, एंड मेजरली पाकिस्तान के केस में जो है वो श्रीलंका के अंदर मैचेस कंडक्ट कराए जाने थे, क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान दे विल नॉट प्ले टुगेदर ऑन इंडियन सॉइल और आइदर पाकिस्तान सॉइल, है ना। तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से इवेंट की जो इंटरनेशनल या ऑपरेशन सिंदूर के बाद एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। बट उसके बाद अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गया है कि जो उनका बोर्ड है उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गया है कि इंडियन सॉइल के ऊपर बांग्लादेश की गवर्नमेंट नहीं खेलेगी, कि इंडिया और बांग्लादेश के अगर मैच करवाने हैं तो वो श्रीलंका के अंदर ही हो सके। उसके पीछे का एक रीजन यहाँ पर माना जा रहा है कि IPL में से जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं उनमें से बांग्लादेश के पेसर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया गया, ठीक है, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया, वट एवर द न्यूज है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद ये स्टेटमेंट एकदम से दी गई है एंड ये बोला गया कि दोनों ही नेशंस के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे अभी सिचुएशन सही नहीं है, इसी वजह से हम नहीं चाहते कि हम इंडियन सॉइल के ऊपर खेलें, ठीक है। ICC को उन्होंने गुहार लगाई है, अब ICC का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसके बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा कि बांग्लादेश की टीम इंडिया खेलेगी या नहीं खेलेगी। बट अभी के अकॉर्डिंगली यही चीज बोला जा रहा है कि पाकिस्तान कह रही हूँ बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है दे विल नॉट विजिट इंडिया फॉर T20 वर्ल्ड कप मेन
T20 वर्ल्ड कप, जो कि अभी कहाँ से फरवरी 7 से मार्च 8 के बीच में ऑर्गेनाइज होना है। तो बहुत टाइम आप देख सकते हो कि ऑलरेडी पास आ चुका है। इस टाइम पे सिचुएशन आना, स्टेटमेंट आना अब आईसीसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि क्या डिसीजन होगा। देन अब शुरू करते हैं हम वेनेजुएला का कनंड्रम, ठीक है। मादुरो इन जेल, न्यूयॉर्क जेल, वीपी टू टेक ओवर इन कारकस। कैराकस जो है वेनेजुएला की आप कह सकते हो कैपिटल, ठीक है। अब वीपी कौन है? वाइस प्रेसिडेंट आप कह सकते हो रॉड्रिक्स, शी इज फीमेल है, ठीक है। रॉड्रिक्स जो है शी हैज टेकन ओवर मादुराव जब तक मादुराव वापस नहीं आते हैं। तो अब यहाँ पर पोजीशन क्या है? तो मादुराव को एंड उनकी वाइफ को उठा लिया गया, ठीक है। उनको न्यूयॉर्क जेल में यहाँ पर ले लिया गया है, भेज दिया गया है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज भी रिलीज हुई है जहाँ पर वो खुशी खुशी जा भी रहे हैं अपने वाइफ के साथ। बट इन हिज एब्सेंस ऑल्सो जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी यहाँ पर यही चीज को बोला है कि यू शुड रिलीज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, कि ये तो बहुत ज़्यादा हेजिमोनिक एक्शन आपने लिया है कि देयर इज नो रिलेशन पब्लिकली। अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो कि आप ऐसे किसी सॉवरेन नेशन के लीडर को उठाकर नहीं लेकर जा सकते हो, ठीक है। कि 1985 से अगर आप ऑनवर्ड्स देखो कि मादुराव की जो गवर्नमेंट है या इवन की उनके प्रीडिसेसर है, दोनों सोवियत यहाँ पर प्रो सोवियत गवर्नमेंट्स रही हैं, कि अभी आपको यहाँ पर क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर जो ट्रंप है उनका बयान यही आया है कि जैसे हमने अभी हमें डेनमार्क वाला रीजन जो है, इवन या ग्रीनलैंड वाला रीजन जो है, नॉट डेनमार्क, ग्रीनलैंड वाला रीजन जो है जो करंटली डेनमार्क के कंट्रोल में है, जो कि एक नेटो नेशन है, हमें तो वो चाहिए तो चाहिए ही, बट हमें वेनेजुएला जो है वो भी हमें चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम उसके ऑयल रिसोर्सेज जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, दैट शुड बी इन आवर फेवर ओनली, ठीक है। तो अब उन्होंने ये एक तरह से वार्निंग दी है टू द वीपी ऑल्सो, जो कि करंटली अभी प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रही है, रॉड्रिक्स को, कि अगर जो चीज़ें अमेरिका को चाहिए वो उनको दे देती हैं तो वो बेटर है, ठीक है। अगर वो नहीं देती हैं तो उनका हाल मादुराव से भी बुरा होगा। तो इट वॉज एन ओपन थ्रेट दैट वॉज गिवन टू अ सॉवरन ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, या एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे बहुत ज़्यादा एक ऐसी चिंताजनक चीज़ें जो है वो दिखा रहा है। क्योंकि अब उन्होंने ग्रीनलैंड का यहाँ पर मुद्दा भी उठा दिया, वेनेजुएला की भी बात कर दी। सो अब इन रिस्पॉन्स टू दैट रॉड्रिक्स ने बोला कि अगर ये चीज़ यहाँ पर हो रही है यूएसए के द्वारा, सो द वर्ल्ड कम्युनिटी एज अ होल दे शुड ऑल्सो कंसिडर कि अमेरिका नेक्स्ट विजिट उनको पे करने वाला है, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर भी रिसोर्सेज वहाँ पर अमेरिका आपको एक्सप्लॉइट करेगा बाय हुक और बाय क्रूक। कैसे, वो भी चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। देन इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 6 मंथ हाई इन नवंबर, ठीक है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा मुद्दा यहाँ पर अगेन क्रिएट होता हुआ कि बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई 6 मंथ्स के अंदर यहाँ पर नवंबर में देखा जा रहा है रशिया से, ठीक है। कि अब देखा जाए इंडिया का ओवरऑल इम्पोर्ट जो है 35% यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। टोटल जो है 35% जो है कंक्लूड किया है रशियन ऑयल इंपोर्ट को बाय वॉल्यूम। क्योंकि बाय अगर आप अमाउंट या प्राइस देखोगे कि रशियन ऑयल जो है वो सस्ता पड़ता है इंडिया को, है ना, तो प्राइस लेवल पे यहाँ पर जरूर कम होगा, वॉल्यूम लेवल पे ज़्यादा है। एंड इक्वली अगर आप देखो इतना ही जो ऑयल है ऑलमोस्ट वो इंडिया ने इंपोर्ट किया यूएसए से भी। तो ऑल टुगेदर 50% जो इंडिया की इंपोर्ट हुई है ऑयल से वो यूएसए एंड रशिया ने ही यहाँ पर उसमें आप कह सकते हो कॉन्ट्रीब्यूट किया है। सो ऑल टुगेदर वैल्यू टर्म्स में देखिए इंडिया का इंपोर्टेड 3.7 बिलियन वर्थ ऑफ रशियन ऑयल इन नवंबर, कॉन्स्टिट्यूट करा 34% ऑफ द इंडियन इंपोर्ट बिल। यूएस के अगेंस्ट अगर आप देखो, यूएसए ने हमारे ऊपर यहाँ पर टैरिफ हाइक भी लगा दिया 25% का, उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखो 30% के आसपास इंडिया ने इंपोर्ट जो है वो यूएसए से किया है। बट उसका जो अमाउंट है, वो जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बनती है एज कम्पेयर टू व्हाट वी कैन सी फ्रॉम रशिया, क्योंकि एक तो सस्ते रेट पे है, कोई किसी भी तरह का टैरिफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये सारे एक मुद्दा बनकर आ गया है। बट यहाँ पर रशियन इंपोर्ट जो है वो भी बढ़ गया है। तो इन द 7 of 8 months लीडिंग टू अगस्त, इंडिया हैज कट ऑफ इट्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स ऑन ईयर बेसिस, क्योंकि पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम कंपेयर कर रहे थे तो रशियन ऑयल की इंपोर्ट जो हमने कम कर ली थी। तो देयर इज अ ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी कि हमने सिर्फ कट भी किया इंपोर्ट को, उसके बाद भी हमारे ऊपर अभी तक टैरिफ्स जो है वो रशिया की वजह से रिमूव नहीं किए गए हैं। एंड ऑल टुगेदर हम एक चाह रहे थे क्या कि हमारा यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, वो भी नहीं हो रहा, टैरिफ से रिमूव नहीं हो रहे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। कि एक तरह से रिजेंटमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर अगेंस्ट द यूएस गवर्नमेंट। देन सेंटर टू अलाउ मल्टीपल एयरपोर्ट्स इन मेजर सिटी, सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो ये सिंपल सी न्यूज़ है आपकी, वो यही बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर एयरपोर्ट के ऊपर दबाव बहुत है, प्रेशर बहुत है। जैसे मुंबई का नवी मुंबई एयरपोर्ट खुल गया है ना, उससे क्या होगा, जो मेजर मुंबई का एयरपोर्ट है उसका जो थोड़ा बहुत काम है, ये जो थोड़ा बहुत प्रेशर है, बर्डन है, वो नवी मुंबई एयरपोर्ट पे जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, एंड आसपास वाले जो मेट्रो रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा आप देखोगे कि फ्लाइट्स की इनकम है, ठीक है, इनकम क्या है, इनकमिंग फ्लाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनका जो शेयर्ड बर्डन है वो अब आसपास वाले रीजन में होगा। क्योंकि अर्लियर जो सिविल एविएशन के रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली बोला गया था 150 किलोमीटर के
डायमीटर के अंदर अगर एक एयरपोर्ट एग्जिस्ट करता है तो दूसरा एयरपोर्ट नहीं बनेगा, ना ही डेवलप होगा, अनटिल अनलेस मिलिट्री या सिक्योरिटी रीजंस ना हो, ठीक है। बट अब इस रूल को वापस लिया जाएगा, क्योंकि 42 किलोमीटर्स के दायरे के अंदर अगर आप देखोगे कि गाजियाबाद पड़ जाता है दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, तो 42 किलोमीटर वाला तो वो फिर प्रोविजन ही खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर एक जो आप कह सकते हो चेंज लेकर आने की जरूरत है इन द एक्ट, एंड उसी के अकॉर्डिंगली जो नए एयरपोर्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए सरकार चाहती है काम करना। एंड इससे फायदा क्या होगा, नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, नई इंप्लॉयमेंट होगी, एंड इसी वजह से अगर नए एयरपोर्ट भी खुलते हैं तो आसपास का जो रीजन है वो डेवलप होगा, बेटर रोड्स की कनेक्टिविटी होगी तो रोड सिस्टम डेवलप होगा। तो सारी चीजों का ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सरकार यहाँ पर प्लान कर रही है। देन इंडिया कंसर्न फॉर वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ वेनेजुएला, क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन यही है कि वेनेजुएला जो है वो टाइम एंड अगेन इंडिया के लिए परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एडवोकेट करता है, ठीक है। इंडिया को सपोर्ट किया है वेनेजुएला ने शुरू से ही कि परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल की इंडिया को मिलनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब अमेरिका ने अटैक किया ऑन लैंड ऑफ वेनेजुएला कार्केस के अंदर, तो वो इंडियन एम्बेसी के बिल्कुल पास यहाँ पर अटैक हुआ है, ठीक है। तो एम्बेसी वाले लोग बिल्कुल सही हैं, मतलब स्वस्थ हैं, कोई ऐसा इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ा। एंड जो वेनेजुएला के अंदर इंडियंस रहते हैं उनके साथ भी वो जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, वो टच में है। एंड हो सकता है आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन खराब होती है तो उनको यहाँ पर एक्स्ट्राडाइट भी किया जा सके, है ना। तो अभी बट ऑल टुगेदर यही चीज बात की जा रही है कि वेनेजुएला के अगेंस्ट जो ये यूएसए ने एक्शन लिया है अपने आप में ये निंदनीय है, बट इंडिया ने जो एक थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस यहाँ पर रखा है। बट वेनेजुएला के सपोर्ट में उन्होंने कहा है कि वी आर वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन, बट वी ऑल्सो वांट कि जो अब ये जो प्रॉब्लम है इसको पीसफुली यू शुड टॉक इट आउट, ठीक है। कि इस सिचुएशन में इस तरीके का जो एक्शन है वो रिक्वायरमेंट नहीं थी उस चीज की लेकर, बट जो एम्बेसी है वो इंडियंस को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, वहां पर इंडियंस को किसी भी तरह की हेल्प की या नीड की रिक्वायरमेंट होगी तो दे विल बी ब्रॉट बैक टू इंडिया, ठीक है। तो वो चीज जो है वो प्रोसेस जो है वो कैरी आउट किया जाएगा। देन वेनेजुएला क्राइसिस अनलाइकली टू हिट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। अब क्यों? क्योंकि इंडिया जो है ऑलमोस्ट आप देखोगे कि इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में भी ये वेनेजुएलन ऑयल, क्योंकि ऑयल बहुत है वेनेजुएला के पास रिसोर्सेज के लिए, तो इंडिया के इंपोर्ट बिल में ऑलमोस्ट 2 या 3% जो है वो वेनेजुएला कंट्रीब्यूट करता है। 2019 या उससे पहले के अगर आप टाइम पीरियड की बात करते हो तो मेजर चंक ऑफ ऑयल जो है इंडिया वो वेनेजुएला से इंपोर्ट करता था। बट उस टाइम से अगर आप देखो वेनेजुएला के साथ यूएसए का रिलेशन थोड़ा खराब होना शुरू हुआ, तो उसके बाद से धीरे धीरे करके जो टैरिफ्स है, जो सैंक्शंस है वेनेजुएला के ऊपर यूएसए ने लगा दी थी। तो इंडिया ने अपना अगेन क्या किया, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे। तो वेनेजुएला का अब इंपैक्ट इंडिया के इंपोर्ट बिल के ऊपर इतना ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। प्लस यहाँ पर उन्होंने ये बोली कि ओपेक नेशन जो है वेनेजुएला अकाउंट करता है, बट ओपेक नेशन के अंदर भी कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर जो है ऑयल का वेनेजुएला नहीं है। प्लस जो ऑयल जिस तरह का वो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके लिए एक हाई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट रहती है जो हर एक कंट्री के पास नहीं होती, जिस वजह से मेजरली जो ऑयल है वो कंट्रीज इंपोर्ट नहीं करती फ्रॉम वेनेजुएला, बट जो मेजर चंक ऑफ ऑयल वेनेजुएला प्रोड्यूस करती है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास ही जाता है। ये पॉइंट को ध्यान रखना, आगे न्यूज आएगी एक और, ठीक है। तो चाइना को मेजर जो अब आप कह सकते हो वेनेजुएला का ऑयल या वेनेजुएला जो तेल एक्सपोर्ट करता है वो जाता है, ठीक है। तो चाइनीज जो है उनका इंटरेस्ट यहाँ पर इनडायरेक्टली वेस्टेड है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना जो जियोपॉलिटिकली आपको हेल्प करेगी कि वेनेजुएला के अंदर इंटरेस्ट क्या है, रिसोर्सेज का इंटरेस्ट है यूएसए का, समझ गए। करेबियन वाले रीजन के अंदर इंटरेस्ट है एंड अपना धौंस वहां पर जमाना चाहते हैं वो, ठीक है, समझ में आ गई, हेजीमनी रखते हैं, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर क्या है कि प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, बाद में समझ आती है। चौथी चीज है कि ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर इंपैक्ट क्यों डालना चाहते हैं, क्योंकि चाइना उसका मेजर इंपोर्टर है वेनेजुएलन ऑयल का। तो ये 4 मेजर पॉइंटर्स हो गए जो जियोपॉलिटिकली आपको वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है या सिचुएशन समझनी है, आपको समझ में आ जाएगी। Then जयशंकर बिगिंस 6-day विजिट टू फ्रांस एंड लग्जमबर्ग। तो अब यहाँ पे क्या है, मैक्रोन जो है वो इंडिया में नेक्स्ट ईयर भी आने वाले हैं, मतलब 2026 में उनकी शेड्यूल्ड विजिट है। एंड जो पिछले अभी ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड बात हुई थी उसके ऊपर डिस्कशन होनी है। तो 6 दिन की जो विजिट है फ्रांस एंड लग्जमबर्ग की, उसके अंदर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। प्लस अब एक और मुद्दा यही है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी वो डिस्कशन वहाँ पर तो ऑब्वियसली करेंगे, 2 डिप्लोमैट्स यहाँ पर बैठे तो उसके रिलेटेड भी बात करेंगे ही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर आप ऑल टुगेदर भी देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा थू अमेरिका की जा रही है। उसके पीछे का रीजन भी मैं अब डिस्कस करूंगी कि क्या है, ठीक है। तो अब इस चीज को लेकर भी डिस्कशन होगी, प्लस इंडिया के ट्रेड रिलेशंस है वो कैसे बेटर किए जा सकते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। देन मनरेगा इज सिनोनिमस विद करप्शन, चौहान। तो अब हम ये पॉलिटिकलाइज स्टेटमेंट है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अब जो सेंटर है उन्होंने नए सीड्स 184 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वेराइटीज ऑफ 25 क्रॉप्स जो हैं उनको अप्रूव की है, मान्यता दी है। फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ेगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट रिड्यूस होंगे एंड कोप करेगा विद क्लाइमेट चेंज, सॉइल सैलिनिटी, ड्रॉट एंड अदर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस।
ठीक है। तो अब अगर आप देखो कि नई वेराइटीज जो है वो ICAR ने बनाई है वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट एंटिटीज के साथ मिलकर। इसके अंदर 122 सीरियल्स, 6 पल्सेस, 13 ऑयल सीड्स, 11 फॉडर क्रॉप्स और 6 शुगर केन वेराइटीज हैं, 24 कॉटन जिसमें 22 BT कॉटन से रिलेटेड वेराइटीज हैं एंड 1 ईच ऑफ जूट एंड टोबैको इंक्लूडेड है। ठीक है, कि इंडिया जो है अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर सरपासिंग चाइना बन चुका है। एंड यहाँ पर ये बात जो आप कह सकते हो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने ही दी है कि इंडिया की राइस प्रोडक्शन जो है 150.18 मिलियन टन्स तक पहुंच चुकी है एज कम्पेयर टू चाइना की 145.28 मिलियन टन्स। एंड इंश्योर करती है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथन करती है इंडिया के रोल को एज अ ग्लोबल फूड सप्लायर। ठीक है, कि 32336 हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एज अगेंस्ट 3969 नोटिफाइड बिटवीन 1969 एंड 2014, कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद से इतनी वैरायटी ऑफ जो सीड्स हैं उनको डेवलप किया गया है, मान्यता दी गई है। एंड ब्रीडिंग के लिए अगर देखें ICAR के जो डायरेक्टर है उन्होंने बोला कि नए तरह के सीड्स को ब्रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है विद द इनकमिंग चेंज विच वी सी इन द क्लाइमेट एंड जो आजकल की नीड है, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी। तो एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी दरवेश चतुर्वेदी जो है उन्होंने ये कहा है कि नेशनल सीड कोऑपरेशन जो है दे हैव प्लेड अ मेजर रोल इन सीड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपकी न्यूज है। देन एयरफोर्स चीफ कॉल्स फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सो अब यहाँ पर एक ना कह सकते हो आप सेमिनार है एरोनॉटिक्स 2047, ठीक है, कंडक्ट कराया गया था। उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने उनकी तरफ से यही बात बोली गई है कि जो एविएशन सेक्टर के अंदर अगर हम देखें इंडिजिनस ग्रोथ जो है हमारी हो रही है, बहुत बेटर हो रही है। बट अगर हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो हमें अपना इंपोर्ट बिल व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एंड एयरक्राफ्ट सिस्टम उसको कम करना चाहिए। हमें काम करना चाहिए कि हम इंडिजिनसली उन टेक्नोलॉजीज को कैसे बिल्ड करके इनकलकेट कर सकते हैं, तभी अपना इंपोर्ट का बिल खत्म करके या कम करके एटलीस्ट हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के ऊपर और ज़्यादा यहाँ पर रिसर्च करके बेटर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया तभी जाकर आगे एक्सपोर्ट कर सकता है। कि जो डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्टनर्स वो सब यहाँ पर मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि फोकस एरोनॉटिक्स का 2047 तक यही होना चाहिए कि मॉडर्न एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, देन एरोडायनेमिक्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज एंड फ्लाइट टेस्टिंग टेक्निक्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। एंड कवर करता है सर्टिफिकेशन चैलेंजेस को भी। ठीक है, कि सर्टिफिकेशन चैलेंजेस जो है वो भी कवर किए जाएंगे। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, एवियोनिक्स, मेंटेनेबिलिटी चैलेंजेस इन फाइटर एयरक्राफ्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एयरक्राफ्ट डिफेंस एंड डिजाइन, प्रिसिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर एक्टिवेटर्स। तो ये सारी चीजें जो है हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। प्लस तेजस की जो अब आप कह सकते हो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारे पास तेजस, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा उन्होंने यहाँ पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि 4th जनरेशनल जो फाइटर जेट है वो इंडिया की फ्लीट के अंदर इंक्लूड किया गया है ना। तो अब एयरक्राफ्ट फ्लीट के अंदर इंक्लूड किया गया है, इनकलकेट किया गया है, बट हमें और ज्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। देन गांधीनगर टाइफॉइड सर्ज ड्यू टू वाटर पाइपलाइन लीक। तो अब आप देखो इंदौर के बाद गांधीनगर में भी सेम इशू जो है वो आ रहा है कि 113-115 केसेस जो है सरकार के पास टाइफॉइड के रिपीटेडली आते जा रहे हैं। और अब यहाँ पर भी पाइपलाइन लीकेज जो है वो देखने को आ रही है, देखने को मिल रही है। तो सरकार ने इसको भी रिपेयर करने के लिए फटाफट से काम बोला है ताकि और ज्यादा यहाँ पर लोग बीमार ना पड़े। देन CBDT चीफ सीक्स प्रेपरेशन फॉर न्यू इनकम टैक्स एक्ट। तो CBDT जो है वो अब रवि अग्रवाल जो उनके चेयरमैन है, अब क्या है CBDT की जब हम बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। उन्होंने बोला है कि जो नया एक्ट है, सिंप्लीफाइड एक्ट है, जो कि आप कह सकते हो 60 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली उसको चेंज किया जा रहा है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, नई टैक्स रिजीम जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर इनकलकेट की गई हैं कि अब उसको अप्लाई करना है या उसका काम प्रोसेसिंग जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, इन्फोर्समेंट जो है 1 अप्रैल 2026 से होगी। तो अब वी आर रेडी विद इट कि आप हमें प्लीज़ डायरेक्टिव्स यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए कि किस तरीके से फर्दर काम करना है, कितना ज़्यादा किस तरीके से हमें एक्ट को एनेबल करना है। कि आप जैसे भी गाइडलाइंस यहाँ पे प्रिपेयर करोगे, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं, आप जैसे भी हमें गाइडलाइंस यहाँ पे प्रिपेयर करके दोगे तो नए इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, नई इनकम टैक्स रिजीम के अंडर हम उसको अप्लाई या इन्फोर्स कर देंगे। देन आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी एम्बार्क्स ऑन 2-day UAE विजिट। UAE विजिट के लिए क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंशियल गल्फ नेशन है वो, मिलिट्री बायलेटरल कोऑपरेशन किस तरीके से कैरी आउट की जा सकती है उसको डिस्कस करने के लिए वो 2 दिन के आप कह सकते हो कि दौरे पे UAE गए हैं। ठीक है, देन डेमोक्रेटिक US लॉ मेकर्स दे वर मिसलेड ऑन वेनेजुएला। अब आती है बात यहाँ पर समझ आपको, 4 पॉइंटर्स मैंने आपको पहले गिनाए, चाइना का इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकली कैसे इन्वेस्टेड है। अब यहाँ पर ना अंधेरे में रखा गया है कांग्रेस को, सेनेट को ऑफ US से ऑल्सो। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो है कांग्रेस के, इवन सेनेट के, उन्होंने एक सिंपल सी यहाँ पर बात बोली है कि उनको बोला गया था ट्रंप के द्वारा जितनी भी चीज़ें जो डीब्रीफ की गई थी या जो भी सिचुएशन थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोवाइड की गई थी, देवर हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन। ये पूरी की पूरी पिक्चर हमें कभी भी नहीं यहाँ पर बताई गई कि वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड कि वहाँ की जो रिजीम चेंज या वेनेजुएला की रिजीम चेंज US से चाहता है।
ठीक है, कि हमें नहीं पता था, हमें सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड कार्टलाइजेशन की यहाँ पर बात की गई, बताई गई थी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि उन्होंने बोला कि हमें अंधेरे में बिल्कुल इसी वजह से रखा गया कि हम किसी भी तरीके से किसी कंट्री को एनेक्स नहीं करना चाहते। ठीक है, बट यहाँ पर ये चीज भी हो रही है, तख्ता पलट हो रहा है, क्योंकि अब रिसोर्सेज को गैदर करने की बात ट्रम्प कर रहे हैं, तो मतलब रिसोर्सेज तो तभी होंगे ना कि जब आप उस कंट्री को एनेक्स कर रहे हो, अपने अधीन कर रहे हो किसी तरीके से। तो ये चीज बहुत ज्यादा निंदनीय है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया जो आप कह सकते हैं यूएस से जो है उसकी बहुत ज्यादा थू यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि इंडिया कहाँ से बार बार मैं बोल रही हूँ कि यूएसए जो है वो अपनी हेजेमोनिक एक्ट यहाँ पर दिखा रहा है, जिस वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में जैसे हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, तो एक फ्री विल होनी चाहिए, वही फ्री विल को सप्रेस करके आप अपनी कंट्री को यहाँ पर ग्रेट बना रहे हो, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तीसरी चीज उन्होंने बोली विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग, कि फंड्स किसी तरीके से अप्रूव नहीं हुए, मिसलेड इन्फॉर्मेशन से आप फंड्स अगर अप्रूव करवा भी रहे हो तो दैट इज नॉट करेक्ट, कि आप अमेरिकन लोगों के साथ ही यहाँ पर गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स, कि हमें लोगों ने चुना है, हमें ही आप इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दे रहे, कि हम बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे यहाँ पर, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर अमेरिका के बारे में इतना गलत बोला जाएगा तो अमेरिकन पीपल हाउ विल दे लिव विद सच काइंड ऑफ अ शेम, क्योंकि गुडविल एक कंट्री की अगर खराब होती है तो उस तरह से क्या होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है आपको यहाँ पर नकारना शुरू कर देती है। तो उन्होंने बोला कि वेनेजुएला के ऊपर जितनी भी कांग्रेस है, जो सेनेट है, वो इनको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, वी वर केप्ट इन द डार्क, एंड इसी चीज पे ट्रंप ने एग्री भी किया है। ऑल्दो अब सेनेट का जो आप कह सकते हो वोटिंग है वो नेक्स्ट वीक के लिए ड्यू है ऑन व्हाट विल बी डन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेनेजुएला, कि तब तक कुछ चेंजेस अगर आ जाते हैं यूएस के जो कांग्रेस है उनके स्टांस में या ओवरऑल जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से भी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, क्या होगा क्या नहीं। बट अभी के केसेस में जो वहां की खुद की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सेनेट है, जो कांग्रेस है, दे आर नॉट इवन बैकिंग अप देयर प्रेसिडेंट, कि दिस इज नॉट द करेक्ट एक्ट दैट हैज बीन डन बाय यूएसए। तो अब नेक्स्ट है ब्रिटेन फ्रांस स्ट्राइक सस्पेक्टेड इस्लामिक स्टेट्स आर्म फैसिलिटी इन सीरिया। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ शुरू हो गई, ठीक है, कि अब जॉइंट एयर स्ट्राइक कैरी आउट की गई सेंट्रल सीरिया के अंदर ब्रिटेन एंड फ्रांस के द्वारा, क्योंकि सस्पेक्टेड था कि एक ऐसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी जहाँ पे मेंबर्स हैं इस्लामिक स्टेट ग्रुप के, उनको दे हैव स्टोर्ड वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव्स, तो उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो बॉम्ब्स को यूज़ किया गया था जो कि गाइडेड बॉम्ब्स थे, टारगेट किए गए नंबर ऑफ एक्सेस टनल्स को थ्रू पालमेरा, ठीक है, इन द नॉर्थ ऑफ पालमेरा रीजन ऑफ सीरिया। ठीक है, तो अब ये एक अलग न्यूज आपके पास आ जाती है। देन इजराइल्स बैन ऑन ओवर 38 ग्रुप्स इन गाजा टू चोक क्रिटिकल सप्लाई रूट्स। तो अब इजराइल ने बैन कर दिया है 30 से ज्यादा ऐसे 8 ग्रुप्स को जो कि यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर भी काम कर रहे थे, क्योंकि अब क्रिटिकल सप्लाई रूट्स के बेसिस पे क्या है कि जितने भी 8 ग्रुप्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस के साथ तो काम कर रहे हैं, कहीं इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे हैं, एनजीओज भी हैं। तब इनका मेजर काम क्या है यहाँ पर कि टेंट्स प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, रेस्क्यू करना उनको, या किसी तरीके की मेडिकल एड की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना। अब उसके लिए अगर इजराइल मना कर रहा है तो इससे क्या होगा कि 8 ग्रुप्स जो हैं ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो दे विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि इजराइल ने बोला कि इनमें से जो 8 ग्रुप्स हैं मोस्ट ऑफ देम दे आर वर्किंग और फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, एंड वो बीच बीच में आके कहीं हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी तो ये काम कर नहीं रहे हैं, तो वी विल नॉट अलाउ देम, क्योंकि सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ के साथ वैसे ये कंप्लायंट नहीं है, ठीक है, बट चलो ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि ये बोल रहे हैं कि इजराइल की तरफ से ऐसा कुछ इम्पैक्ट अगर जो 30 ग्रुप्स को बैन किया गया है उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, बट एक्चुअली में इम्पैक्ट कैन बी वर्स। ऑल्दो फेमीन लाइक सिचुएशन जो है वो खत्म हो चुकी है आप कहोगे गाजा वाले रीजन के अंदर, बट अभी भी ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं जो 1 मील अ डे पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी भी मैलन्यूट्रिशन है, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इसी एड के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है। सो इजराइल जो नंबर कोट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है, एक्चुअली में इम्पैक्ट उसका ऑन ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा होगा। सो अब यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी अगेन इजराइल की तरफ से बैन लग रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर क्या कर सकती है कि उससे रिलेटेड जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है किस तरीके से बेटर की जा सकती है उसके ऊपर अब यूनाइटेड नेशंस काम करेगा। Then China asked US to release Maduro his wife at once. तो निकोलस मदुरो को क्या है हटाने के लिए, अब ऑब्वियसली चाइना ने तो बोला ही है कि इंस्टेंटली आप हटाइए, कि इंटरनेशनल लॉ के कंप्लायंस में बिल्कुल भी ये नहीं है। कि आप अगर देखो कि पीस कीपिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल लॉ जो कि यूएसए ने खुद से भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ना, या रेटिफाई किया हमने बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज, एंड आप खुद ही इस चीज़ के ऊपर अब एक्शन ले रहे हो, है ना, कि आप जो आप खुद कह रहे हो उससे बिल्कुल मुड़ के वापस जा रहे हो, कि रीजन एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए ना कि आप उसमें डायलॉग एंड पीस कीपिंग के थ्रू आप इस सिचुएशन को क्यों नहीं खत्म करते हो, क्यों ये लड़ाई वाली बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए कि इवन की जो काम आपने किया है वो एक हेजेमोनिक एक्ट है, ठीक है। तो रशिया और ईरान जैसी कंट्रीज जो है जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज विद मदुरो की गवर्नमेंट उनकी है, वेनेजुएला की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी क्विक कंडेमनेशन की है इस ऑपरेशन की। अलॉन्ग विद दैट अगर आप यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की भी बात करो, उन्होंने भी कंडेम किया इस एक्ट को, उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ कहाँ गया भाई,
यूएस के टाइम पे इंटरनेशनल लॉ कहाँ चला जाता है हमें समझ में नहीं आता, बट उन्होंने ये भी बोला, हम ये भी नोट कर रहे हैं कि माधुराव की गवर्नमेंट दे लैक लेजिटिमेसी, वी एग्री टू दिस, बट एज अ सॉवरेन ऑफ अ कंट्री यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है, कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव को उठाकर नहीं लेके आ सकते विदाउट एनी काइंड ऑफ रीजन, या आप सिर्फ एक एलिज तरीके से बोल रहे हो कि वो ड्रग कार्टल्स के साथ एसोसिएटेड है, जो कि अभी ट्रू भी नहीं है, प्रूव भी नहीं हुआ है कि किस तरीके से आप उनके ऊपर जुरिसडिक्शन एक्ट कर रहे हो अपनी, ठीक है, ये लेकर जा रहे हो। तो इवन कि आप देखो यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है कियर स्टार्मर, उन्होंने भी कहा कि नेशन जो है डिस्कस करेगा इवॉल्विंग सिचुएशन वेनेजुएला की विद द यूएस काउंटर पार्ट्स, वाइल नोटिंग कि ब्रिटेन विल शेड नो टीयर्स अबाउट द डिमाइस ऑफ मिस्टर मादुरोस रेजिम, कि अगर वहां पर रेजिम गिरती भी है हमें उस चीज से बुरा नहीं लगता, बट एक्चुअली में जो सिचुएशन है उसके बारे में जानेंगे, बट ये हुआ तो गलत हुआ। देन प्राइम मिनिस्टर जो कि है अब स्पेन के, उन्होंने कहा पेड्रो सांचेज ने कि इंटरवेंशन जो है वायलेट करती है इंटरनेशनल लॉ को एंड पुश करती है रीजन को टुवर्ड्स अ हॉरिजन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अब कल को ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे नेशन जो कि अब अमेरिका के अगेंस्ट है, जैसे अभी के केस में नेटो में ही देख लो, अगर आप डेनमार्क इज टोटली और कंप्लीटली अगेंस्ट यूएसए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू कैन से ग्रीनलैंड, है ना, तो अब वहां पर भी मुद्दा छिड़ सकता है। अब नेटो कंट्री जो कि इन अलायंस विद यूएसए है वो खुद से ही अगर सेफ नहीं होती आने वाले टाइम में, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर छिड़ जाएगा, ठीक है, मेजर इंस्टेबिलिटी इनकमिंग हो जाएगी इन दैट सिचुएशन। देन 2026-2027 के जो बैचेस हैं फॉर यूपीएससी दे आर लाइव नाउ, ठीक है, एंड ऑल्सो आज लास्ट डे है फॉर द कोड ब्लेसिंग्स, जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है 25% ऑफ, तो प्लीज़ उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप कोई भी कोर्स को यहाँ पे परचेज करना चाहते हो, स्टेट्स का परचेज करना चाहते हो कोर्स, बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड इवन फाउंडेशन बैचेस और ऑप्शनल बैचेस कुछ भी परचेज करना चाहते हो, तो आज लास्ट डे है 25% का। अगेन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ब्लेसिंग्स, ठीक है, इस कोड को आप लगा सकते हैं, डायरेक्टली 25% ऑफ आपको मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट से भी परचेज करते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या cp.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या टेलीग्राम ग्रुप एग्जिस्ट करता ही है, वहाँ पर आप उनसे पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको डाउट होता है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।